नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ना पेराई का काम तेजी पर। कृषि वैज्ञानिकों ने दी खरपतवार से बचने की सलाह। गन्ने की खेती बढ़ाती है जमीन की ताकत। समय पूर्व निकलती आम की बौर से परेशान किसान। और रेशम उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 113 चीनी मिलों में 693.23 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का काम पूर्ण हो चुका है, जिससे अब तक 50.11 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। चीनी पर्ता का प्रतिशत भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। गत वर्ष इसका प्रतिशत 7.65 था, जो इस बार बढ़कर 9.09% हो गया है। जिन मिलों में गन्ना पेराई का काम चल रहा है, उनमें 90 निजी क्षेत्र की, 22 सहकारी क्षेत्र की और 1 राज्य चीनी निगम की मिल है। इस संबंध में प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग ने बताया कि अब तक गन्ना किसानों को 148 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। प्रमुख सचिव ने बाकी की 6 चीनी मिलों के भी जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई फसल मौसम सतर्कता समूह के बैठक में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को गेहूं एवं अन्य बोई फसलों को खरपतवार से बचाने का तरीका बताया। गत सप्ताह हुई बारिश को उन्होंने खेती के लिए अच्छा माना, खासकर असिंचित क्षेत्र की फसलों के लिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की पहली सिंचाई के आसपास पौधों में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। उन्होंने किसानों को इस बाबत चौकन्ना रहने की हिदायत दी और इससे बचने के उपाय भी बताए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने दावा किया है कि गन्ने की खेती जमीन की ताकत बढ़ाने में सहयोगी होती है। 15 साल के लंबे अध्ययन के बाद संस्थान इस निष्कर्ष पर निकला है कि जिन क्षेत्रों में 20% से ज्यादा गन्ना बोया जाता है, वहां जमीन अधिक उपजाऊ होती है। ऐसे इलाकों में गेहूं की बुआई करने पर अच्छी पैदावार मिलती है। संस्थान के निदेशक के अनुसार इस अध्ययन के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को आधार बनाया गया था। अध्ययन के दौरान यह भी पता चला कि जिन जगहों पर गन्ना गेहूं फसल चक्र अपनाया जा रहा है, वहां जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। मलिहाबाद आम पट्टी क्षेत्र के किसान आम के पेड़ों में समय से पूर्व निकलती बौरों से चिंतित हैं। आम उत्पादकों का कहना है कि आमतौर पर पौधों में दिसंबर में कूच बनती है और जनवरी के अंतिम सप्ताह व फरवरी तक बौर का निकलना फसल के लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान निकले बौरों के नष्ट होने की संभावना प्रबल रहती है। हालांकि विशेषज्ञों ने इससे बचने के लिए आम किसानों को इस समय अपने बाग में पानी लगाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से पेड़ों में नमी बनी रहेगी और बौरों के समाप्त होने की संभावना कम हो जाएगी। जिले में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा 6 रेशम फार्मों की मरम्मत के लिए 16,26,000 रुपयों की मंजूरी दी गई है। ये फार्म बस्ती जिले के हल्लौर नगरा, हाथा खुर्द, तरेता, सुरुवार कला, भठा एवं कजरीकुंड है। पुरानी शहतूत नर्सरी की जगह नई नर्सरी लगाने के पीछे सरकार की मंशा जिले में रेशम के उद्योग को बढ़ावा देने की है। मनरेगा योजना के तहत मरम्मत हेतु चयनित फार्मों से 1500 रेशम कीट पालकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। और अब किसान भाइयों के लिए खेती से संबंधित कुछ समसामयिक सलाह। गेहूं की पहली सिंचाई के बाद जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होने पर किसान भाई 5 किलो जिंक सल्फेट तथा 16 किलो यूरिया 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यूरिया के स्थान पर वे बुझे चूने के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूंसा एवं जंगली जई आदि संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन या सल्फोसल्फ्यूरॉन को बुआई से 20 से 25 दिन बाद 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। इस माह आलू के खेतों पर किसान भाई विशेष ध्यान दें। हल्की सिंचाई के साथ साथ आलू के पौधों में मिट्टी चढ़ाने का भी काम करें। उग आए खरपतवारों को खुरपी की मदद से निकालें और पौधों में लगने वाली अगेती झुलसा बीमारी के प्रति सावधान रहें। यदि किसान भाई इस समय जौ बोना चाहते हैं तो ये कार्य वे जल्द से जल्द कर लें।
बुआई के लिए 100 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। यदि उन्हें जौ बोए हुए 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं तो उसकी सिंचाई करें। इस बीच निकल आए खरपतवारों को निराई गुड़ाई कर निकाल दें। यदि आपने पशुओं के लिए बरसीम चारा लगाया है तो उसकी कटाई 4 से 5 हफ्ते के अंतर से करते रहें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कटाई हमेशा 6 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही की जाए। हर कटाई के बाद सिंचाई अवश्य करें, जिससे बरसीम पाले से सुरक्षित रहे। मिर्च की फसल पर अक्सर डाईबैक रोग का हमला हो जाता है। इससे बचाव के लिए डाइथेन M45 या डाइकोफाल 18 EC दवा के 0.25% घोल का छिड़काव करें। दलहनी फसलों में मटर की फसल में पत्तियों, फलियों व तनों में सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक या ट्राइडेमार्फ का छिड़काव पानी में घोलकर करें। किसान भाई, गन्ने की पेड़ी में अच्छा फुटाव प्राप्त करने के लिए सिंचाई के उपरांत ओट आने पर 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से ताज़ा प्रेस मड डालकर गुड़ाई करें। और अब एक नज़र प्रदेश की मंडी के औसत भाव पर। अरहर शाहजहांपुर की मंडी में 5,010 रुपए, बरेली की मंडी में 4,850 रुपए, शिकारपुर की मंडी में 4,250 रुपए, गोंडा की मंडी में 4,550 रुपए और खगा की मंडी में 4,420 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग दाल सियाना की मंडी में 6,680 रुपए, बरेली की मंडी में 6,300 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 6,260 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धान शाहजहांपुर की मंडी में 1,250 रुपए, खगा की मंडी में 1,365 रुपए, बरेली की मंडी में 1,360 रुपए और गोंडा की मंडी में 1,360 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं शाहजहांपुर की मंडी में 1,440 रुपए, बरेली की मंडी में 1,525 रुपए, शिकारपुर की मंडी में 1,455 रुपए, गोंडा की मंडी में 1,485 रुपए और खगा की मंडी में 1,480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों लाही राई शाहजहांपुर की मंडी में 3,265 रुपए, बरेली की मंडी में 3,250 रुपए, शिकारपुर की मंडी में 3,115 रुपए, गोंडा की मंडी में 3,200 रुपए और खगा की मंडी में 3,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू शाहजहांपुर की मंडी में 600 रुपए, बरेली की मंडी में 725 रुपए, शिकारपुर की मंडी में 540 रुपए, गोंडा की मंडी में 600 रुपए और खगा की मंडी में 860 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर शाहजहांपुर की मंडी में 750 रुपए, बरेली की मंडी में 900 रुपए, शिकारपुर की मंडी में 750 रुपए और खगा की मंडी में 860 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ शाहजहांपुर की मंडी में 2,160 रुपए, बरेली की मंडी में 2,400 रुपए, शिकारपुर की मंडी में 2,200 रुपए, गोंडा की मंडी में 3,125 रुपए और खगा की मंडी में 3,210 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल शाहजहांपुर की मंडी में 2,015 रुपए, बरेली की मंडी में 2,000 रुपए, गोंडा की मंडी में 2,090 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अमरूद शिकारपुर की मंडी में 630 रुपए, लखनऊ की मंडी में 1,200 रुपए और आगरा की मंडी में 1,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि मानव तू उत्थान चाहता तो अपना ले ये सिद्धांत, सदा वनों की रक्षा कर खुशहाल बनाने सभी प्रांत। बहनों भाइयों, अगर हम वास्तविक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो हम सभी को वनों की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी और इस कार्य में सहयोग हमारे किसान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं कृषि वानिकी के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वन विभाग लखनऊ के सहायक वन संरक्षक पीएन सिंह जी। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये कृषि वानिकी है क्या और यह हमारे किसान भाई क्यों अपनाएं? कृषि वानिकी जब कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर हम वृक्षारोपण कार्य भी करते हैं तो इसे कृषि वानिकी कहते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई इसे क्यों अपनाएं? कृषि वानिकी से किसान भाइयों को विभिन्न लाभ होते हैं। एक तो किसान भाइयों को लकड़ी, ईंधन और पशुओं के लिए चारा ये प्राप्त होता है। हमारे वनों पर जो जैविक दबाव है वो कम होता है। वृक्षारोपण से हमारा प्रदेश का वृक्षावरण बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरांचल के अलग हो जाने के कारण हमारे प्रदेश में वृक्षावरण 9.26% ही शेष रह गया है, जबकि राज्य वन नीति 1998 के अनुसार 33% भूभाग वृक्षावरण होना चाहिए। तो कृषि वानिकी अपनाने से हमारा वृक्षावरण बढ़ेगा और इस प्रकार हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी समाप्त होगा और जो हमारी डिग्रेडेड भूमि है, जो कृषि भूमि उतनी उन्नत नहीं है, वो उस भूमि में सुधार भी होगा।
भूमि की जो मिट्टी का क्षरण होता है वो मिट्टी का क्षरण रुकेगा, और इन वानिकी वृक्षों से जो पत्ते गिरते हैं उससे हमारे भूमि को ह्यूमस मिलेगा और इस प्रकार हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम कृषि वानिकी में ऐसे वृक्षों का रोपण करें जिनसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो हमारी भूमि की नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे हमें रासायनिक उर्वरकों पर कम निर्भर होना होगा। तो इस प्रकार से कृषि वानिकी से हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी भी होगी उनकी उपज से, और अनेकानेक लाभ भी। सिंह साहब, इसका मतलब कुछ हमें प्रत्यक्ष लाभ भी हैं इसके और कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। जी हाँ, प्रत्यक्ष लाभ तो हमारी आमदनी में बढ़ोतरी है, और अप्रत्यक्ष लाभ हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण दूर हो रहा है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बढ़िया हो रहा है, ये हमारा अप्रत्यक्ष लाभ है। जी सिंह साहब, अब ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कृषि वानिकी की क्या संभावनाएं हैं? हमारे प्रदेश में कृषि वानिकी की अपार संभावनाएं हैं, और इसके लिए हम अपने प्रदेश को 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हुआ तराई का क्षेत्र, दूसरा हुआ पश्चिम गांगेय क्षेत्र, तीसरा हुआ पूर्वी गांगेय क्षेत्र, और चौथा हुआ हमारा विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों के लिए हम विभिन्न अलग अलग वृक्ष प्रजातियों का चयन करेंगे, जिससे हमें कृषि के साथ साथ वानिकी कार्य करके अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके। जी, जो आपने क्षेत्र बताए तो इन क्षेत्र के अनुसार कुछ प्रजातियां भी होगी जिनका चयन हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता होगा, तो वो किस तरह से चयन करें, कैसे पता लगे उनको? हाँ, हमारे यहाँ कानपुर में हमारे वन विभाग का अनुसंधान केंद्र भी है, वहाँ से भी हम जानकारी देते हैं। झांसी में वानिकी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना हुई है, वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। और मैं बता दूं, तराई क्षेत्र में क्योंकि वर्षा अधिक होती है, भूमि नम होती है, तो वहाँ के लिए कृषि के साथ साथ यूकलिप्टस और पॉपुलर की प्रजाति अच्छी मानी गई है। इसी प्रकार पश्चिमी गांगेय क्षेत्र, बरेली इत्यादि के क्षेत्र में पॉपुलर की प्रजाति का अगर हम गेहूं की फसल के साथ कृषि वानिकी में अपनाएं तो इससे अधिक लाभ होता है। जहाँ तक पूर्वी गांगेय क्षेत्र की बात है तो यहाँ पे आंवला है, अमरूद है, अगर हम इनका वृक्षारोपण कृषि के साथ करें तो हमारे किसान भाइयों को अधिक लाभ हो सकता है। इसी प्रकार जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है या विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पे चूंकि वर्षा कम होती है तो वहाँ पे हम बेर की खेती कर सकते हैं, बेर लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, और अगर हमारी भूमि डिग्रेडेड है तो वहाँ पे हम बबूल का भी रोपण करेंगे, क्योंकि बबूल से हमारी भूमि रिक्लेम होती है। बबूल की जड़ें जो हैं वो भूमि के नीचे जाकर कंकर पैन को तोड़ती है और उसकी पत्तियां गिरती है, जिससे मिट्टी को ह्यूमस मिलता है, तो हमारी जो डिग्रेडेड लैंड है वो रिक्लेम होती है। जी सिंह साहब, हमारे किसान भाइयों को कृषि वानिकी की ओर प्रेरित करने के लिए वन विभाग द्वारा किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? हमारे वन विभाग की जो नर्सरियां हैं वहाँ पे पौधे उपलब्ध हैं। किसान भाई उचित शुल्क जमा करके वहाँ से आसानी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे जो रेंज अधिकारी हैं जो हमारे रेंज में रहते हैं वो किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो फलदार पौधे हैं उसके लिए हॉर्टिकल्चर विभाग की भी नर्सरियां हैं और वहाँ से फलदार पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। जी सिंह साहब, जो हमारी ऊसर बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने में कृषि वानिकी का क्या योगदान है? हमारी ऊसर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में कृषि वानिकी का बहुत योगदान है। उदाहरण के लिए अगर कोई ऊसर भूमि है तो वहाँ पे आप बेर का प्लांटेशन करें तो बेर की भी जड़ें भूमि की मिट्टी को नीचे जो है जा करके उसकी वाटर कैपेसिटी बढ़ाएंगी, उसको तोड़ेंगी और उस फल भी देंगी। इसी प्रकार बबूल है, बबूल बहुत अच्छी प्रजाति है ऊसर को रिक्लेम करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि उसकी जड़ें कंकर पैन को तोड़ती है और भूमि की जो पोरोसिटी बढ़ाती है, इससे उसकी पानी जल धारण क्षमता बढ़ती है और उसकी जो पत्तियां गिरती है तो भूमि को ह्यूमस मिलता है, जिससे एक ऑर्गेनिक मैटर मिलता है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो मैं तो कहूँगा कि ऊसर बंजर भूमि को रिक्लेम कृषि से नहीं बल्कि वानिकी से ही किया जा सकता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम कृषि के साथ साथ वानिकी का भी अवश्य
प्रयोग करें। जी सिंह साहब, जो हमारी फसलें हैं तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके साथ हम वानिकी को बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं? हाँ, मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। पीलीभीत वगैरह क्षेत्र में गेहूं और पॉपुलर, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जाड़े में जब गेहूं की फसल तैयार होने को होती है तो उस समय पॉपुलर के वृक्षों में पतझड़ का मौसम होता है। तो पॉपुलर के वृक्षारोपण से गेहूं को कोई नुकसान नहीं होता, कोई छाया नहीं होती, और आप गेहूं की सिंचाई करते हैं, साथ साथ पॉपुलर की भी सिंचाई हो जाती है। तो बिना किसी अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त धन व्यय किए हुए आप पॉपुलर को भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं और गेहूं की पैदावार अच्छी हो सकती है। जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो औषधीय पौधे हैं और वनों का बहुत गहरा नाता है, तो सिंह साहब क्या कृषि वानिकी में यह भी शामिल किया गया है, औषधीय पौधों की खेती भी हम कर सकें? हाँ बिल्कुल, कृषि वानिकी में आप औषधीय पौधों की भी खेती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आंवला, प्रतापगढ़ में आंवले की व्यापक पैमाने पर खेती होती है और आंवला एक औषधीय पौधा माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है सतावर है, आपके एलोवेरा है, इसकी भी खेती आप कर सकते हैं। सिंह साहब, हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम कृषि वानिकी, कृषि के साथ साथ कृषि वानिकी को अपना रहे हैं? सबसे प्रमुख सावधानी किसान भाई ये बरतें कि भूमि के और एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वृक्ष प्रजातियों का चयन करें। यदि उपयुक्त प्रजाति का चयन आपने कर लिया है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए पूर्वी गांगेय क्षेत्र में यदि आप सागौन को अपनाएं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। जहां पर वाटर लॉग एरिया है वहां पे सागौन नहीं चलेगा, वहां पे आपको अर्जुन का पौधा लगाना पड़ेगा या जामुन का पौधा लगाना पड़ेगा। लेकिन जहां वाटर लॉग नहीं है पूर्वी क्षेत्र में, वहां सागौन का पौधा आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो शुष्क क्षेत्र है, हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पे आप बेर का पौधा लगा सकते हैं, वहाँ पे आप बबूल का पौधा लगा सकते हैं, तो आंवला भी लगा सकते हैं। तो सबसे प्रमुख तो ये है कि किसान भाई भूमि के अनुसार वृक्ष प्रजातियों का चयन करें तो उनको अधिक से अधिक लाभ होगा। सिंह साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।